हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी की सीरीज, जिसमें हम साइंस सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज जो है आपको सीटेट, स्टेट टेट या जितने भी टीचिंग से या अन्य रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जहां पर आपसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, उन जगहों पे ये काफी हेल्पफुल होगा। तो गाइस, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। आप इसके थ्रू नोट्स भी तैयार कर सकते हैं जो कि आपको काफी इजी होगा पढ़ने और समझने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर है भोजन के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो पहले हम देखते हैं इसमें भोजन के घटक क्या होते हैं। तो कच्ची सामग्री जो हमारे अवशेष, कुछ अवशेष होते हैं। एक 1 मिनट, हम लोग पेन की कलर चेंज कर लें। कच्ची सामग्री हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक होते हैं। मतलब जो फूड होता है, फूड कंपोनेंट, वो हमारे लिए काफी यूजफुल होता है। ठीक है, तो यही चीज बताइए। 1 मिनट गाइस, ये हो गया सेट। तो हमें भोजन पोषक तत्व कहते हैं। जैसे मुख्य भोजन में पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो मुख्य पोषक तत्व जो है कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी जो है भोजन के पोषक तत्व है। इसके अलावा रुद्रांश या जिसे हम कह सकते हैं ना फाइबर, फाइबर होता है। और जल भी जो होते हैं हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक खाद्य पदार्थ हो या पोषक तत्व में आते हैं, जो कि खाद्य पदार्थ में उपस्थित होते हैं। अभी आगे देखते हैं। आगे जैसे ये खाद्य पदार्थ तो हो गए। अभी कितना जो होते हैं, कितना और कौन से खाद्य पदार्थ से कौन सी तत्व पाए जाते हैं और क्या इनके फायदे होते हैं, हम ये भी जानेंगे। जैसे विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, तो अभी जानते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है, यानी जो वसा होता है उससे भी हमें जो है ऊर्जा ही मिलती है। वास्तविकता ये है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है, 1 मिनट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इसमें जो है लेस एनर्जी होती है कंपेयर टू वसा के। यानी ऊर्जा दोनों ही देते हैं, दोनों ही ऊर्जा देते हैं, लेकिन ज्यादा ऊर्जा जो है वसा में होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। जैसे शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं, इन सभी में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की ये सभी स्रोत है। आगे यहाँ फिगर में है मांस, मछली, क्रीम, मक्खन, दूध, घी, ये और अंडा, ये सब में क्या होते हैं, इस सब में वसा ज्यादा होती है। ठीक है, यानी वसा जो होती है वो ज्यादा एनर्जी देती है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट के। सेम अमाउंट की दोनों चीजें ले लेंगे तो जिसमें वसा होती है वो हमें ज्यादा एनर्जी देती है। अब आगे आते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन की क्या आवश्यकता है शरीर में, तो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। यानी प्रोटीन जो है वो हमें, हमारे शरीर को वृद्धि करता है और हमें स्वस्थ रखता है। तो प्रोटीन युक्त भोजन प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है उसे हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अभी देखेंगे प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे सोयाबीन, चना दाल, दाल जितनी भी तरह की दाल होगी सभी में प्रोटीन मिलते हैं। राजमा, सोयाबीन, मटर, ये सभी में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। मांस, मछली, पनीर, अंडे, दूध, इसमें भी प्रोटीन होता है। अब आगे आते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, हस्तियां, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ विटामिन ए, बी, सी, विटामिन डी, ई और के नाम से भी जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मतलब एक विटामिनों का समूह बना लिया जाए जिसमें कई प्रकार के ए, बी, सी, डी अलग प्रकार के विटामिन हो, तो उन्हें हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन ए आंख की त्वचा और हमारी त्वचा और आंख को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी आंख, हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी सहायता करता है। विटामिन से भरपूर भोजन, अब यहाँ पे देखिए जैसे विटामिन से भरपूर जो भोजन है वो 1.6 है। अभी देख लेते हैं, ये रहा हमारा विटामिन डी। देखिए मछली, अंडे, दूध और मक्खन, इसमें जो होती है विटामिन डी ज्यादा मात्रा में होती है।
जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी ज्यादा होता है, जैसे आंवला, नींबू, मिर्च, अमरूद, संतरा, टमाटर, ये सभी जो फ्रूट होते हैं ये खट्टे होते हैं और इनमें सी जो होती है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आगे विटामिन बी देखते हैं कहाँ होती है, गेहूं, यकृत, चावल, तो इन सब में जो होता है विटामिन बी ज्यादा स्रोत होता है। और पपीता, गाजर, आम में विटामिन ए ज्यादा मात्रा में होता है। अब आगे देखते हैं, जैसे आहारी या रेशे जिसे हम लोग एक मिनट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहारी या रेशे यानी कि फाइबर। रेशे यानी एक तरह से आप समझ लीजिए, रेशे यानी कि फाइबर, और जल जो होते हैं ये भी हमारे लिए जरूरी होते हैं। फाइबर को यानी रेशे जिसमें होते हैं फिर रुद्रांश के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका प्रमुख साबुत स्रोत जो होता है वो दाल हो गया, आलू हो गया, ताजे फल हो गए, सब्जियां हो गया, ये सभी में जो होते हैं अधिक मात्रा में रुद्रांश या फाइबर मिलते हैं। ठीक है, रुद्रांश बिना पचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में शरीर की सहायता करता है। मतलब जो फूड जो होता है डाइजेस्ट नहीं होता है उसे वो बाहर निकालने में सहायता करते हैं, या डाइजेशन के बाद जो बच जाता है उसे वो बाहर निकालने में सहायता करता है। इसलिए हमें फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए। आगे है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यानी वाटर जो है, जल जो है, वो जितने भी पोषक तत्व हैं हमारा शरीर से ऑब्जॉर्व करे इस चीज के लिए क्या करता है, तो सहायता करता है। ठीक है, और अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र, पसीने की सहायता से हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। आगे देखते हैं, जितनी जल की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को जब भी जल की आवश्यकता होती है वो हम इन वस्तुओं से प्राप्त कर लेते हैं, द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे जल के रूप में ले ले, दूध ले ले, चाय के रूप में ले ले, तो इनसे हमारे शरीर की जो जल आपूर्ति है वो अच्छे से हो जाती है। अब संतुलित आहार क्या होता है, पूरे दिन कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, लेकिन हमारे शरीर को वृद्धि करने के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो आहार बनता है जिसमें सभी पोषक तत्व तो उचित मात्रा में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं, संतुलित आहार हो गया, उसके बाद मोटापे का क्या कारण होता है, तो जब हम अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और वसा का अत्यधिक मात्रा ले लेते हैं तो हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं, बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग, कौन कौन से रोग हैं, विटामिन ए की कमी से क्षीणता या दृष्टिहीनता, जिसे कम दिखाई देना, रतौंधी एक तरह की बीमारी होती है जो हो जाती है विटामिन ए की कमी से। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है कमजोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरी रात में कम दिखाई देता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। आगे विटामिन बी की बात करें तो इससे विटामिन बी वन से जो होता है बेरी बेरी रोग हो जाता है, जिसमें दुर्लभ पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आती है। मतलब जो हमारी मांसपेशियां होती है वो कमजोर होने लगती है और काम करने में हमें जो है ऊर्जा नहीं महसूस हो पाती है, ऊर्जा की कमी महसूस होती है। विटामिन सी की बात करें तो स्कर्वी से कहते हैं, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है, ये सभी हमें जो है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाते हैं, जिसमें हड्डियां जो होती है वो मुलायम हो जाती है जिसके कारण वो मुड़ने लगती हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंछस से रोग हो जाता है, जिसमें कमजोर अस्थियां, दंछस क्षय हो जाते हैं। मतलब जो हमारी हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती है कैल्शियम की कमी के कारण, और दांत में भी जो होता है कमजोरी आने लगती है, दांतों में दर्द, इस तरह के कई सारे विकार आने लगते हैं। आयोडीन की कमी से घेंघा या गायटर रोग हो जाता है, जिसमें गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता लाना, ये इसके जो होते हैं लक्षण हैं। लोहे की कमी से अरक्ता हो जाती है, जिसमें कमजोरी महसूस होने लगती है। ठीक है, तो एक चैप्टर तो हमारा आज कंप्लीट हो गया। अभी हम इसका तो जो सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर जो है वस्तुओं के समूह बनाना, मतलब वस्तुएं जो है उनको अलग अलग ग्रुप में बांटना। जैसे प्लास्टिक हो गई, ये प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को अलग बजाना, जो टीन है या मेटल का बना है, मेटल है उसे अलग करना। तो इस तरह से आज हम वस्तुओं को अलग अलग जो है डिवाइड करना, अलग अलग समूहों में बांटना सीखेंगे। देखते हैं वस्तुओं के गुण समूह, उनके आधार पे पदार्थों के गुण बताया गया है। तो पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं, पदार्थ कठोर, कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, कुछ पदार्थ मुलायम होते हैं, इस तरह से कई सारे इनके गुण होते हैं जिसे हम आगे देखेंगे। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है, अर्थात वे प्राय धातु होते हैं, मतलब जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जिसमें विद्युत
विद्युत धारा प्रवाहित हो, धारा प्रवाहित हो, तो वो भी जो होता है लोहा होता है। जैसे लोहा हो गया, तांबा, एल्युमिनियम, सोना धातु के उदाहरण होते हैं। तो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम धातु कहते हैं। धातु जो होती है, कुछ धातु अपनी चमक खो देती हैं, ठीक है, और कुछ जो होती है चमकीली दिखाई देती हैं। आगे देखते हैं कठोरता। धातुओं में कठोरता होती है। पदार्थ कोमल भी होते हैं, कठोर भी होते हैं। धातुओं के गुण देखिए, विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे कि विद्युत, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, कठोर हो, खुरदुरा हो अथवा चिकना भी हो सकता है। ये सभी धातुओं के गुण हैं। अब आगे देखते हैं, कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। तो जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं उसे हम विलेय कहते हैं। जो पदार्थ जल में पूरी तरह से घुल जाए उसे विलेय कहते हैं। और जो न घुल पाए, वो पेंदी में बैठ जाते हैं गिलास के, उन्हें अविलेय पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, विलेय पदार्थ जैसे चीनी, जब आप चीनी पानी घोलेंगे तो चीनी घुल जाएगा, लेकिन रेत को जब पानी में घोलेंगे तो वो नहीं घुलेगा। जब आप पानी को घुला करके रख देंगे तो कुछ देर बाद वो जो है ये गिलास के पेंदी में यहाँ नीचे बैठ जाती है। तो रेत क्या है? अघुलनशील है। ठीक है, अविलेय है। अब आगे देख लेते हैं, अविलेय हो गया। अब पारदर्शिता की पहचान करते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिससे लाइट जो होती है इस पार से उस पार चली जाती है। जैसे उन पदार्थ अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं का देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक के पारदर्शी पदार्थ उदाहरण है। जिनसे हम आर पार देख सकते हैं उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं। वायु, वायु के आर पार देख सकते हैं ना हम। जब तक वायु साफ है, क्लीन है, तो हम इसके आर पार देख सकते हैं। एक चिकना कागज है, उसके भी आर पार देखा जा सकता है। प्लास्टिक की बोतल है, उसमें कुछ भरा हुआ नहीं है, बोतल क्लीन है, उस पर कोई स्क्रैच नहीं लगा है, तो हम उसके आर पार देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। जैसे लकड़ी का बॉक्स हो गया, गत्ते का टुकड़ा हो गया, तो इसे हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जिनके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। और कुछ वस्तुएं पारभाषी होती है। पारभाषी यानी कि उसमें जो होते हैं कुछ दिखाई देता है लेकिन साफ दिखाई नहीं देता है। जैसे कागज का पेपर ले लीजिए, एक पेपर ले लीजिए, उस पर तेल लगा दीजिए, पेपर प्लस तेल, उसमें तेल जब आप लगाएंगे तो वो पारभाषी हो जाएगा। पारभाषी मतलब आप उसके दूसरे साइड देखेंगे तो, लेकिन ठीक से आपको दिखाई नहीं देगा। कुछ कांच के टुकड़े भी ऐसे हो जाते हैं, कांच की सतहों को अगर आप घिस देते हैं तो वो भी पारभाषी हो जाते हैं। आगे आते हैं, तो ये चैप्टर यहीं तक था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको देख लेते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं जबकि अन्य अविलय होते हैं। यानी कुछ जो होते हैं जल में विलय होते हैं यानी घुल जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं? अविलय होते हैं यानी जल में घुल नहीं पाते हैं, तो इन्हें हम अविलय कहते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होता है, कुछ अन्य जैसे लकड़ी की और धातुएं जो हो गई वो सब अपारदर्शी होते हैं। और कुछ पारभाषी होते हैं, जैसे कांच हो, घिसा हुआ सरफेस वाला कांच हो गया, और तेल लगा हुआ पेपर हो गया, ये सभी क्या होते हैं? पारभाषी हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।